देखो हम लोग लास्ट क्लास में जो स्टार्ट किए थे कि सबसे पहले मुझे आना चाहिए नॉर्मल फ़ोटो एडिटिंग का काम, और फ़ोटो एडिटिंग से रिलेटेड हम लोग क्लास कर चुके हैं। अगर आप लोगों का वो पार्ट मिस हुआ है तो एक बार खुद से आपको करना है, और जहाँ दिक्कत आती है तो मैं बताऊंगा या बोल दूंगा, लाइव इंस्ट्रक्टर आप लोग का रहेगा गुलशन, वो गाइड कर देगा आप लोग को, ठीक है। और अगर जो भी डाउट बच जाएगा तो अगले दिन जब क्लासरूम में आएंगे तो हमसे पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा फिर आप लोग को। तो फोटो एडिटिंग का पार्ट मैं मान के चलूँ कि कंप्लीट है, और जो पार्ट कंप्लीट हो जाएगा उसे हम क्या कर लेते हैं, इसको डिफरेंट कलर में डाल देते हैं, और इसे मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, किससे, ग्रीन कलर से हाईलाइट कर लेता हूँ। ये पार्ट हमारा कंप्लीटेड मान के मैं चल रहा हूँ। अब आता हूँ मैं किसके तरफ, टेक्स्ट एडिटिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टेक्स्ट एडिटिंग या कोडिंग का, टेक्स्ट एडिटिंग और कोडिंग का। यहाँ हमें कोडिंग क्या होता है, तो कोडिंग कहा जाता है जब हम कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए मोर देन वन लाइन्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को पास करते हैं। अगर कंप्यूटर से हमें कोई काम करवाना है और उस काम को करने में एक से अधिक स्टेप्स अगर इन्वॉल्व होना है तो वो सारे स्टेप्स हमें कंप्यूटर को लिख करके देना पड़ता है, और उन सारे स्टेप्स के कलेक्शन को ही क्या बोलेंगे, कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोड बोलते हैं। और कोड को जब हम लोग लिखते हैं तो ये जो प्रोसेस इन्वॉल्व हुआ कोड लिखने का, ये क्या कहलाता है, कोडिंग कहलाता है। कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए, इंटरेक्ट समझते हैं ना, कंप्यूटर से बात करने के लिए, कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए, जैसे अभी मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ तो यहाँ क्या हो रहा है, एक लैंग्वेज इन्वॉल्व हो रहा है, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो। उसी तरीके से कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए हमें कोई एक कोड की ज़रूरत पड़ती है, और वो कोड लिख के मैं कंप्यूटर को देता हूँ, कंप्यूटर उस कोड को समझता है और उसके हिसाब से हमें रिस्पॉन्ड करता है, या अलग अलग तरह का हमें क्या करता है, वो रिजल्ट देता है। और ये जो कोडिंग करने का काम हम लोग करते हैं वो कहाँ करते हैं, किसी टेक्स्ट एडिटर में करते हैं। कहाँ करते हैं, हाँ। अगर कोई पूछे आपसे कि कोड क्या होता है तो आप क्या बताइएगा, चलो इस एक एक टर्म्स को हम लोग धीरे धीरे समझते हैं। कोड क्या होता है तो क्या बोलिएगा, पढ़ेगा आज, कोड क्या होता है तो बोलेंगे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को क्या कहते हैं, कोड कहते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कोड कहते हैं। और जब हम लोग कोड को एक सिस्टमैटिक तरीके से लिखते हैं कंप्यूटर से किसी खास काम को करवाने के लिए, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, कोडिंग कहलाता है, ठीक है। अब कोड को हम लोग जहां लिखते हैं, अच्छा एक बात बताइए कि मैं कुछ अभी डिक्टेट कर रहा हूं और आप लोग को बोलता हूं कि आप लोग उसको नोट डाउन कीजिए, तो कहां आप लिखेंगे, अपने डायरी अपने नोटबुक में लिखेंगे ना। लेकिन अगर मुझे अभी टाइप करना है तो हम कहाँ, अपने नोटबुक में, या फिर हम इस पेज पे टाइप करेंगे यहाँ, या मुझे अगर बोर्ड पे कुछ ड्रॉ करके समझाना होगा तो हम कहाँ लिखेंगे, बोर्ड पे लिखेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग अलग अलग कंडीशन में अलग अलग जगह पे कंटेंट को क्या कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं। लेकिन जो कोड हम लोग लिखेंगे वो कहाँ लिखेंगे, तो हम लोग कोड लिखते हैं बेसिकली किसी टेक्स्ट एडिटर में। कहाँ लिखते हैं, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, टेक्स्ट एडिटर, या हम लोग कोड लिखते हैं किसी आईडीई में। कहाँ लिखते हैं, आईडीई में। आईडी का फुल फॉर्म भी लिखना जरूरी रहेगा, यस सर, लिख लेते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, या शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको, आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो जब भी हमें कोड लिखने की जरूरत पड़े तो कोड को कहाँ टाइप कर रहे होंगे हम लोग, या तो किसी टेक्स्ट एडिटर में या किसी आईडीई में। अब दोनों में फर्क क्या होता है, किसी टेक्स्ट एडिटर और आईडीई में क्या फर्क होता है, तो आप ये बोलेंगे कि किसी टेक्स्ट एडिटर में जब हम कोड लिख रहे होते हैं उस समय हमें कोई सजेशन नहीं मिलता है, उस समय हमें कोई सजेशन नहीं मिलता है कि आपको ये लिखना है क्या। लेकिन जब आप कोड को किसी आईडीई में लिख रहे होते हैं तो आपको सजेशन भी मिलता है कि क्या आप ये लिखना चाह रहे हो। जैसे मान लो मुझे कहीं लिखना है प्रिंट एफ, क्या लिखना है, प्रिंट एफ, और हमने अभी लिखा प्रिंट, तो मुझे सजेस्ट करेगा आईडीई कि क्या आप प्रिंट एफ लिखना चाहते हो। लेकिन अगर मैं नोटपैड में लिख रहा हूं
तो मैं अगर प्रिंट भी लिखता हूं ना तो मुझे सजेस्ट नहीं करने जा रहा है कि क्या आप प्रिंट एफ लिखना चाह रहे हैं कि प्रिंट ही लिखना चाह रहे हैं। तो बताओ कि एज अ बिगिनर हमारे लिए ज्यादा बेहतर क्या होगा, आईडी या टेक्स्ट एडिटर? आईडी, बिल्कुल सही। अगर हम कोडिंग सीखना चाह रहे हैं और अगर हम कोडिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं जस्ट अपना, उस केस में हमारे लिए ज्यादा हेल्पफुल क्या रहने वाला है, आईडी रहने वाला है। बिकॉज जब हम आईडी में कोड करेंगे तो हमें ये सजेशन भी देगा कि क्या आप ये लिखना चाहते हो, या फिर जो भी एरर होगा उस एरर को भी ये हाईलाइट करेगा कि आपने यहाँ पे गलती करा है। लेकिन नोटपैड आपकी गलती को हाईलाइट नहीं करने जा रहा है। तो दोनों में अंतर याद रहेगा। इसके नाम में भी पूरी बातें छुपी हुई है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, डेवलपमेंट बोला जाता है सॉफ्टवेयर बनाने के पूरे होल एंड सोल प्रोसेस को। अगर सॉफ्टवेयर कहीं बनाया जाता है तो इस पूरे प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बोलते हैं। तो सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड सारे टूल्स मौजूद हों, वैसे इन्वायरमेंट को ही क्या नाम दिया गया है, आईडी बोला गया है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें रह करके हम लोग एक सॉफ्टवेयर बिल्कुल स्क्रैच से 100% तक डेवलप कर सकते हैं, वैसे सॉफ्टवेयर का ही नाम रखा गया इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट या आईडी। तो टेक्स्ट एडिटर क्या होता है, तो टेक्स्ट एडिटर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम किसी भी नोट्स को लिख सकते हैं। नोट्स तो हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में लिखते हैं ना। मान लो हमें कुछ बाजार से सामान ही लाना होता है तो उसके लिए हम एक क्या लिस्ट तैयार करते हैं, वो भी हम यहाँ लिख सकते हैं। मान लीजिए कि अगर हमें कुछ काम करना होता है तो हम एक टू डू लिस्ट बनाते हैं, सुना होगा आप लोगों ने टू डू लिस्ट। मुझे क्या क्या काम करने हैं आज दिन भर में, वो मैं यहाँ पे बना सकता हूँ, हाँ कि नहीं, हाँ वो भी बना सकता हूँ। किसका यूज करके, हाँ टेक्स्ट एडिटर का यूज करके। अगर मुझे किसी भी लैंग्वेज का कोड लिखना है तो भी मैं कहाँ लिख सकता हूँ, टेक्स्ट एडिटर में। अगर हमें कंप्यूटर से कोई स्पेशल काम करवाना है तो हम कहाँ करवा सकते हैं, किसका यूज करके, टेक्स्ट एडिटर का यूज करके। अब टेक्स्ट एडिटर अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग नाम से आता है, लेकिन हम लोग जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, वो कौन सा है, विंडोज। ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है मेरा, ये बोलिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। अच्छा, कैसे मैं मान लूं कि ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, कैसे मैं मान लूं कि ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है? कोई तरीका होगा देखने का, कैसे देखेंगे आप? तो आप रन ओपन कीजिए। रन ओपन करना आता है सबको ना, जो नहीं आएगा बोलना है क्लियरली। पढ़ाई के दरमियान जो भी आप पूछ सकते हो मुझे अच्छा लगेगा, हाँ फालतू सवाल छोड़ करके। लेकिन पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप कुछ पूछ रहे हो उसमें ज्यादा डेप्थ में जाकर। तो चलो अभी हम दिखा देते हैं मैं कौन सा बटन प्रेस कर रहा हूं। विंडोज के साथ आर बटन प्रेस करूंगा, क्या खुलेगा, रन खुलेगा। यहां आपको टाइप एक कमांड को करना है, दैट इज विनवर। क्या लिखना है आपको, विनवर। विनवर विंडोज वर्जन का शॉर्टकट है, विंडोज वर्जन का शॉर्टकट है। और विंडोज क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं समझ में आता तो समझ लेना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, हमारे कंप्यूटर का मैनेजर, हमारे कंप्यूटर का कंट्रोलर, हमारे कंप्यूटर का सरकार। एक स्टेट को रेगुलेट कौन कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट। पूरे कंट्री को रेगुलेट कौन कर रहा होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। उसी तरीके से हमारे पूरे सिस्टम को रेगुलेट कौन कर रहा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर मुझे कुछ भी चाहिए तो हम किससे रिक्वेस्ट करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम से, बिकॉज सारे चीज का कंट्रोल किसके पास है, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का हम नाम जानना चाहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा इस पे इंस्टॉल है और उसका कौन सा वर्जन इंस्टॉल है, ये चेक करने के लिए। बना लिया, मतलब आईडी कार्ड रेडी है, हाँ वो बना लिया सारा, देख लो। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, विनवर, और उसके बाद क्या करेंगे, जस्ट ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ओके पे आपने क्लिक किया तो क्या दिख रहा है यहाँ पे आपको, विंडोज 10 दिख रहा है। हाँ, और कुछ और ज्यादा समझना है तो आप समझ सकते हैं कि इसका कौन सा वर्जन है, तो प्रो है। विंडोज 10 का दो अलग अलग एडिशन आता है, एक प्रो आता है, एक होम बेसिक आता है।
होम बेसिक में कुछ लिमिटेड फीचर्स ही मिलेंगे आपको, और प्रो वाले में आपको एडवांस फीचर्स भी मिलेंगे। तो अगर आप एक प्रो यूजर हो जिनको कि एडवांस फीचर भी चाहिए, तो उन्हें विंडोज 10 क्या रखना चाहिए। लेकिन एक और बात, जब आप कोई नया लैपटॉप बाई करोगे तो जो शॉपकीपर आपको विंडोज डाल के देगा वो होम बेसिक ही डाल के देगा। आप लोग में से कितने लोगों के पास लैपटॉप है घर पे, या अभी है किसी के पास? नहीं। सेम कमांड चला करके देखिएगा, आपको वहां क्या दिखने वाला है, यहां दिखेगा आपको होम बेसिक। क्या दिखेगा? होम बेसिक। चलो, तो विंडोज का कौन सा वर्जन इस पे इंस्टॉल है ये तो क्लियरली हमें पता चला। क्या है, होम बेसिक है या प्रो है? विंडोज 10 का प्रो है, सही है। तो अब इसके आगे हम लोग बात कर रहे थे कि अगर हमें कंप्यूटर से कोई भी काम, ओएस से कोई भी काम करवाना है तो इसे में क्या करना होगा, इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, इसे कोड लिख के देना पड़ेगा। तो चलो कोड का एक दो एग्जांपल देख लें। कोड का एक दो एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो कोड हम या तो कहाँ लिखेंगे, किसी टेक्स्ट एडिटर में, या तो किसी आईडी में। तो टेक्स्ट एडिटर का नाम क्या है अपना? टेक्स्ट एडिटर का नाम है नोटपैड। और नोटपैड को ओपन कहाँ से करेंगे आप? रन खोलिएगा और रन पे क्या लिखिएगा, नोटपैड। टाइप कर सकते हैं ना? yes, इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, ओके। तो नोटपैड ओपन हो गया। अब आपको जो भी इससे काम करवाना है उन सारे चीजों का आप यहाँ पे लिख सकते हैं। चलो एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग कुछ काम इससे करवाते हैं। जैसे मुझे सिस्टम का डेट देखना है और डेट बदलना भी है, देखना भी है और बदलना भी है, और टाइम देखना भी है, टाइम बदलना भी है। साथ में मुझे ये भी देखना है कि हमारे कंप्यूटर पे इंटरनेट अभी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। क्या ये कुछ हमारा बेसिक टास्क हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो इन सारे टास्क को हम परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं कुछ कोड लिख करके। क्या कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए हमने नोटपैड ओपन किया। कोड को कहाँ लिखेंगे? किसी टेक्स्ट एडिटर में या किसी आईडी में। तो टेक्स्ट एडिटर का नाम क्या है आपका? नोटपैड। नोटपैड ओपन किया हमने। अब कोड लिखना शुरू करता हूं। सबसे पहले जब हम कोड लिखेंगे तो यहाँ इंटरैक्टिव मोड को क्या कर लेंगे, ऑफ कर लेंगे। इंटरैक्टिव मोड को ऑफ करने का फायदा ये होगा कि हमारा कोड विदाउट एनी आर्गुमेंट रन करेगा, है ना। हमसे ये बार बार कंफर्मेशन नहीं मांगेगा। हम कंफर्मेशन को ऑफ करने के लिए क्या लिखेंगे, @echo off, @echo off। अब इसके बाद ये पहली लाइन ऑफ कोड होगा। हाँ, एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा, यहाँ पे कुछ लोग यहाँ स्पेस दे देते हैं, ये स्पेस नहीं देना है। कुछ लोग यहाँ स्पेस देते ही नहीं है, ये भी गलत बात है। यहाँ आपको याद रखने की जरूरत है कि कहाँ स्पेस देना है, कहाँ स्पेस नहीं देना है। तो बिगनिंग में हमें स्पेस @ के बाद नहीं देना और इको के बाद स्पेस देना है। इतना करने के बाद हमें नेक्स्ट क्या करना था? क्या क्वेश्चन अभी हमने देखा था? डेट चेंज करना था। डेट देखना भी था, चेंज भी करना था। अच्छी बात है। तो हम यहाँ लिखेंगे डेट देखने और बदलने के लिए क्या मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा, डेट। तो डेट क्या हुआ? डेट एक कोड हुआ, एक कमांड हुआ। क्या है? कमांड है, जो मैंने यहाँ पे डेट लिखा। अब मुझे टाइम देखना है और टाइम बदलना भी है, तो हम क्या लिखेंगे, टाइम लिखेंगे। अब मुझे ये देखना है कि हमारे सिस्टम का क्या नाम है, हमारे सिस्टम का क्या नाम है। अच्छा, हम लोग का कुछ नाम है ना, अभी ये पूछ रही थी बच्ची, आपका नाम भी नहीं पता। तो मेरा क्या नाम है, उसी तरीके से आपका भी कुछ नाम होगा, सिस्टम का भी कुछ नाम होगा, है ना। तो सिस्टम का नाम अगर मुझे देखना है, कंप्यूटर का नाम देखना है, तो इसके लिए हमें एक कमांड यूज करना पड़ता है, होस्ट नेम। अगर हम होस्ट नेम बोलेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या समझेगा कि मैं क्या पूछ रहा हूं उससे, कंप्यूटर का नाम पूछ रहा हूं, उसका नाम पूछ रहा हूं। मैंने टाइम लिखा तो क्या समझेगा कंप्यूटर कि यूजर टाइम देखना चाह रहा है और टाइम को बदलना भी चाह रहा है। अगर हमने डेट लिखा तो ये क्या समझेगा कि हम डेट को देखना भी चाह रहे हैं, डेट को बदलना भी चाह रहे हैं। ऑलराइट, अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि इंटरनेट से कनेक्टिविटी है या नहीं। लेकिन इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए हमें एक एड्रेस की जरूरत पड़ती है। इवन कि आप अपने मोबाइल में भी देख सकते हो, जब आप अपने मोबाइल में डेटा ऑन करते हो तो ध्यान से देखना,
आपके मोबाइल पे एक एड्रेस असाइन होता है जिसे बोलते हैं आईपी एड्रेस। क्या बोलते हैं? आईपी एड्रेस। अब आईपी एड्रेस अगर मुझे देखना है कि हमारे कंप्यूटर का क्या आईपी एड्रेस है, हम कैसे देखेंगे? तो बड़ा आसान है। इसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? आईपी कॉन्फिग। क्या लिखना होगा? आईपी कॉन्फिग। मतलब कॉन्फिग का मतलब होता है कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फिग का मतलब क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन। तो आईपी का मुझे कॉन्फ़िगरेशन दिखलाओ, उसका पूरा डिटेल दिखलाओ। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब आप आम बोलचाल में समझ सकते हो, डिटेल्स। तो आईपी का क्या करो? मुझे पूरा डिटेल्स दिखलाओ। अब इसके बाद फिर क्या करना? हाँ, मुझे चेक करना है कि हमारा कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड है या नहीं। तो ये कंफर्म करने के लिए हम एक कमांड यूज करेंगे, एक कोड यूज करेंगे जो है पिंग। क्या है? पिंग। क्या लिखेंगे? PING। और उसके बाद हम एक एड्रेस को यहाँ पे पिंग करेंगे। पिंग मतलब होता है, समझ लो, यहाँ पे कॉल करना, बुलाना, है ना। और हम क्या लिखे इसके लिए? पिंग। उसके बाद स्पेस दे करके क्या लिखा हमने? 8.8.8.8। ये क्या है? एक आईपी एड्रेस है। क्या है? एक एड्रेस है। और अगर इस एड्रेस से रिप्लाई आ जाता है, जवाब आ जाता है, तो समझ लेंगे कि इंटरनेट कनेक्टेड है हमारे डिवाइस पे, या हमारा डिवाइस इंटरनेट से कनेक्टेड है। और अगर रिप्लाई नहीं आता है तो समझ लेंगे कि हमारा डिवाइस इंटरनेट से जुड़ा हुआ नहीं। करेक्ट? तो चलो अभी इतना ही काम करवाना है इससे, और अगर कोई काम करना होता तो यहां पे लिख देते। तो ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास अलग अलग हमने क्या लिखा है? यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं। कमांड बोल सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस बोल सकते हैं। अब इन सारे इंस्ट्रक्शंस को कलेक्टिवली, मतलब इकट्ठे, हम क्या बोल सकते हैं कि एक कोड है। क्या है? एक कोड है जो हमारा सेट ऑफ ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा। मतलब एक से अधिक काम जो मैं करवाना चाहता था, उन सारे काम को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, स्पेसिफिक ऑर्डर से क्या मेरा मतलब है? अब ऐसा नहीं हुआ कि टाइम को पहले दिखा देगा। पहले क्या करेगा? क्योंकि पहले कौन सा इंस्ट्रक्शंस लिखा गया है? डेट से रिलेटेड लिखा गया है। अगर मुझे टाइम से रिलेटेड काम पहले करवाना होता तो टाइम को हमें ऊपर लिखना पड़ता। ये बात समझ में आ रही है? तो हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है? कंप्यूटर कोड है जो मोर देन वन सेट ऑफ टास्क को क्या करेगा? परफॉर्म करेगा एक स्पेसिफिक ऑर्डर में। अब मुझे इसे क्या कर देना है? सेव कर देना है। और जब हम इसे सेव करेंगे तो हमसे कुछ चीज़ें और पूछेगा। ये सबसे पहले पूछेगा फाइल का नाम, फिर पूछेगा फाइल का टाइप। तो फाइल का टाइप, अगर आप टेक्स्ट लोगे ना, तो टेक्स्ट फाइल में आप कुछ डेटा रख सकते हो। आप उसको रन करवा करके कोई सेट ऑफ ऑपरेशंस को परफॉर्म नहीं कर सकते हो। तो अगर आप कोई सेट ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हो तो यहाँ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की जगह क्या लेना चाहिए आपको? ऑल फाइल्स लेना चाहिए। और यहाँ फाइल का नाम आप कुछ भी रखो, लेकिन रेलेवेंट होना चाहिए, तर्कसंगत होना चाहिए, जिस नाम को देखने के बाद आप इन फ्यूचर भी समझ सको कि ये फाइल क्यों बनाया गया था। लेकिन फाइल का जो एक्सटेंशन होगा, अब एक्सटेंशन क्या होता है? तो जैसे हम लोग कैसे बोलते हैं सरनेम, किसी का नाम मान लो कि अमित है, टाइटल क्या लगाता है? कुमार लगाता है। किसी का नाम मोहित है, क्या टाइटल लगाता है? शर्मा लगाता है। तो कुमार शर्मा क्या हुआ इसका? टाइटल। टाइटल को यहाँ कंप्यूटर की भाषा में क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन बोलते हैं। तो फाइल का नाम क्या रखा जाए? तो मान लो फाइल का नाम हमने रखा माई कोड। माई कोड, आप जो भी रखना चाहो रख सकते हो। या अगर मान लो मैंने सिर्फ रखा कोड, ये भी रख सकता हूं। अब अगर मान लो कई कोड लिखने हैं मेरे को, तो हम कोड 1 लिख सकते हैं, कोड 2 लिख सकते हैं, कोड 3 लिख सकते हैं, है ना। इस तरीके से कोड 1 डॉट, लेकिन एक्सटेंशन क्या देना है आपको? ये आप मान के चलो कि आपको अभी एक्सटेंशन क्या फिलहाल रखना है? डॉट बैट रखना है। अब बैच फाइल एक एक्सटेंशन होता है सॉफ्टवेयर का। बैच फाइल एक्सटेंशन होता है एक सॉफ्टवेयर का, जिसे आप क्लिक करके रन करवा करके सेट ऑफ ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हो। अगर यहाँ बैट के जगह पे कुछ और आप डाल दोगे तो इसको आप डबल क्लिक करके रन नहीं करवा सकते हो और आपका ये सेट ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो आप अभी ये समझ लो कि नाम कुछ भी दें, बट एक्सटेंशन क्या देना है आपको? डॉट बैट देना है। और यहाँ
टेक्स्ट डॉक्यूमेंट नहीं लेना है, बल्कि क्या लेना है, ऑल फाइल लेना है। सेव कर लें। जैसे ही सेव करेंगे तो यहाँ एक लिस्ट आ जानी चाहिए, देख लिया जाए। चलो, यहाँ एक फाइल बना, कोड वाली फाइल। अब इसे मैं बंद कर लूं। हाँ, अब इसे रन करने के लिए आप इस पे क्लिक करो। अब अगर आप बिगिनर हो, आपसे डबल क्लिक नहीं होता है उतना फास्ट, तो आप इस पे क्लिक करके एंटर बटन दबा दो। एंटर को पहचानना तो आता है। एंटर बटन जैसे ही दबाएंगे ये फाइल एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्या होगा, ये फाइल एग्जीक्यूट होगा, मतलब ये फाइल रन कर जाएगा। इतना तो समझ में आ रहा है, ये फाइल रन कर गया। जैसे ही ये फाइल रन किया, आपसे क्या पूछ रहा है, आज का डेट दिखा रहा है और आपसे पूछ रहा है क्या बदलना है। चलो मैं बदल देता हूं, आज ही हम लोग क्रिसमस सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो ये 24 के जगह इसको क्या कर दिया जाए, 25 कर लें। कैसे, यहां टाइप करेंगे एंटर। अब ये क्या कह रहा है, कुछ एरर दे रहा है। क्या कह रहा है, अ रिक्वायर्ड प्रिविलेज इज नॉट हेल्ड बाय द क्लाइंट। अ रिक्वायर्ड प्रिविलेज इज नॉट हेल्ड बाय द क्लाइंट। ऐसा एरर आने के पीछे ये रीजन होता है कि आपके पास इस कमांड को चलाने का अथॉरिटी नहीं है, अधिकार नहीं है। ठीक है, इसका भी हम सॉल्यूशन बताते हैं। फिलहाल टाइम दिखा रहा है, टाइम भी बदल नहीं सकते, तो एंटर कर लें। मान लो यहाँ पे मैं बदलने के लिए 16 हो रहा है ना, 170000 ऐसा डाल दे रहा हूँ। वो तो नहीं किया, आईपी दिखा दिया और लास्ट में सब कुछ दिखा करके स्क्रीन डिसअपियर भी हो गया। हम चाहते थे स्क्रीन डिसअपियर ना हो, स्क्रीन दिखते रहना चाहिए। या एक रिजल्ट को दिखाने के बाद नीचे दिखाए प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, और जब मैं कोई बटन दबाऊं तो अगला रिजल्ट दिखे। ये ज्यादा बेहतर रहता है ना। तो ये जो कोड आपने लिखा, इस कोड में क्या हम बाद में कोई चेंज कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। और यहां भी किसका इस्तेमाल करेंगे हम, नोटपैड का। तरीका बताऊं, शॉर्टकट बताऊं या फिर बच्चे की तरह? शॉर्टकट अगर जानना चाहते हो तो यहाँ कोड पे जाना, राइट क्लिक करना। राइट क्लिक समझते हो, माउस का दाहिना बटन को दबाना है तो राइट क्लिक किया जाता है स्पेशल काम को करने के लिए। कौन से काम को करने के लिए, स्पेशल। तो अभी तो स्पेशल ही काम करना है ना, एडिट करना है मुझे। तो राइट क्लिक करेंगे और यहाँ एक ऑप्शन दिखेगा ओपन विथ, कहीं है तो बताना हमें। एडिट विथ नोटपैड प्लस प्लस है, नहीं इसको यूज नहीं करना है मुझे। एडिट कर सकता हूं मैं, हाँ कर सकता हूं। या ओपन कर सकता हूं, नहीं ओपन नहीं करना है, एडिट करना है मुझे। तो हम एडिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो किससे ओपन कर दिया, ये नोटपैड से ओपन कर दिया। एक तरीका ये हो सकता था। अब मैं दूसरा तरीका भी दिखा रहा हूं, समझ में आ रहा है ना सबको? अब दूसरे तरीके से फिर हम नोटपैड को नॉर्मली जैसे ओपन करते थे वैसे ओपन कर लिए। ओपन करने के बाद हम कहाँ जाएंगे, और फिर कहाँ जाएंगे, बहुत बढ़िया। और यहाँ कहाँ जाएंगे, जहां पे हमने फाइल रखा है। तो फाइल हमने कहाँ रखा है, अब जिस कमरे में आप कोई सामान रखेंगे, ढूंढेंगे उसी कमरे में न जाकर के, तो हमने डेस्कटॉप नाम के कमरे के अंदर रखा है वो फाइल। और फाइल का नाम क्या था, फाइल का नाम हमारा जो था वो मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ। तो कोड 1.bat और ओपन कर लिया इसको, यही फाइल है। अब हम चाहते हैं हर एक काम को करने के बाद ये क्या करना चाहिए, इसको स्क्रीन को होल्ड कर देना, पॉज कर देना। तो यहाँ पे पॉज लिखेंगे। अच्छा, होस्ट नेम दिखा दे, इसके बाद भी क्या करे, पॉज कर दे। अच्छा, आईपी दिखा दे, इसके बाद भी पॉज कर दे। और जब ये करे, आई मीन कनेक्टिविटी चेक करने के बाद भी क्या करे ये, तो फिर से पॉज लगा दो। लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो यहाँ चलेगा, क्योंकि अचानक बंद नहीं होगा। तो सब दिखा तो रहा है, लेकिन फिर आप पता नहीं ना चल पाएगा। हाँ, इसलिए हम चाहते हैं कि 1 by 1 दिखलाए सब कुछ। अभी तो अगर पॉज नहीं लगा रहे थे तो क्या कर रहा था, एक बार सब दिखा करके स्क्रीन ओवर डिसअपियर हो रहा था। अब इस फाइल को हम क्या करेंगे, चेंज किया हो तो चेंज करने के बाद क्या करना पड़ेगा, सेव कर दिए, सेव। अच्छा, अब इसे हम रन करेंगे, लेकिन इस बार रन क्या करेंगे, एज अ एडमिनिस्ट्रेटर। रन एज अ एडमिनिस्ट्रेटर। अब देखो यहां हमसे क्या पूछ रहा है, डेट। डेट बदलना है, हाँ बदलना है, 12/24। क्या डेट बदला, यहां ध्यान
से देखो आप लोग, डेट बदला तो रन एज एडमिन करने का फायदा समझ में आया। क्योंकि एडमिन कहने का मतलब होता है ओनर, जो इस सिस्टम का ओनर है। ओनर के पास ही एब्सोल्यूट प्रिविलेज होता है, मतलब कंप्लीट प्रिविलेज होता है, और यूजर के पास कंप्लीट प्रिविलेज नहीं होता है। इसलिए लास्ट टाइम जब हम लोग रन किए थे तो क्या आया था, प्रिविलेज का इश्यू आया था। चलो अब देखो ये प्रेस एनी टू कंटिन्यू क्यों आ रहा है, पता है? जो हमने पॉज लिखा था इसके कारण आ रहा है। अब जैसे ही हम कोई बटन प्रेस करेंगे यहाँ पे तो क्या दिखा रहा है, करंट टाइम दिखा रहा है। क्या टाइम को बदलना है? हाँ हाँ, टाइम को भी बदलना है ना, टाइम को बदलना है। देखिए तो टाइम भी चेंज हुआ क्या, कहाँ पता चल रहा है आप लोगों को? हाँ बहुत बढ़िया, एंटर करें। अब आपसे ये क्या दिखा रहा है आपको पता है, ये क्या दिखा रहा है? ये होस्ट नेम दिखा रहा है, हमारे कंप्यूटर का नाम दिखा रहा है WSRB। नहीं पता तो आओ देखने का एक और तरीका सिखा देता हूं आप लोग को। यहाँ जाना है, रन पे लिखना है sysdm.cpl। क्या लिखना है? sysdm.cpl, कंप्यूटर नेम देखने का। अब आप यहाँ से देखो मैच कर रहा है WSRB, और यहाँ भी क्या दिखा रहा है WSRB। तो ये क्या है वो पता चला, ये कंप्यूटर का नाम है। यहाँ पे दिख रहा है फुल कंप्यूटर नेम, नहीं तो कंप्यूटर नेम देखना आ गया हम लोगों को, हाँ कि ना? बस ध्यान से अभी समझना है, ये सारा कुछ रिकॉर्ड करके मैं अभी डालूंगा आप लोग के सामने, और आप लोग इसको दोबारा सुन सकते हो, देख सकते हो। अब फिर से हम लोग एंटर करें तो क्या दिखाएगा इस बार पता है? IP दिखाएगा। अब हमारे सिस्टम का IP क्या है? तो हमारे सिस्टम का IP ये है। इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए हमें क्या एड्रेस मिला है? 192.168.29.25। अब आप लोग आज घर जाइएगा तो देखिएगा कि जब आप डेटा ऑन करते हैं अपने मोबाइल में तो आपको क्या IP मिलता है, कल बताइएगा, है ना? ये आप लोग के लिए होमवर्क रहा, चेक करना है कि आपके मोबाइल पे क्या IP मिल रहा है। अब आगे बढ़े नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब देखो फिर क्या लिख करके आ रहा है, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, IP भी दिखला दिया। अच्छा अब जैसे ही कोई बटन हमने प्रेस किया तो ये क्या किया, कनेक्टिविटी चेक कर रहा है। ये क्या कर रहा है, कनेक्टिविटी चेक कर रहा है। पिंग करने का मतलब क्या होता है, कनेक्टिविटी चेक करना कि हमारा डिवाइस इंटरनेट से जुड़ा है या नहीं। तो अभी क्या पता चल रहा है, रिप्लाई अगर आ रहा हो तो समझ लो कि जुड़ा हुआ है, और अगर रिक्वेस्टेड टाइम आउट आए तो समझ लो नहीं जुड़ा हुआ है। तो एक बार आया था लेकिन 4 बार आ गया, 3 बार रिप्लाई आया था, 4 बार तो टोटल पिंग ही किया। मतलब किसी ने 4 बार किसी को आवाज लगाया, 3 बार उधर से जवाब आ गया, 1 बार नहीं आया। तो क्या मान के चलेंगे, मान के चलेंगे कि हाँ सामने वाला मेरी बात सुन रहा है। एक बार हो सकता है किसी रीजन से हमारा वॉइस वहां तक नहीं पहुंचा हो, है ना, लेकिन हमारा और उसके बीच कनेक्टिविटी है। क्योंकि अगर हमने 4 टाइम्स रिक्वेस्ट भेजा, 3 टाइम्स हमें उसका क्या मिल गया, आंसर मिल गया, रिप्लाई मिल गया। अब देखो अभी भी ये बंद नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि हमने पॉज लगाया था। अब जैसे ही हम दोबारा एंटर करेंगे क्या होगा, ये बंद हो जाएगा। हो गया क्या बंद? बट इसलिए ऐसा क्योंकि पॉज लगाए थे तो रुका हुआ था, और एंटर करेंगे तो बंद होगा। हाँ बस इसके आगे कुछ कोड लिखा गया है क्या? नहीं। तो जहां तक कोड लिखोगे वही ना आउटपुट के रूप में दिखेगा आपको। कोड आपने कहां तक लिखा था, पॉज तक। मतलब इंटर करने के बाद ऑटोमेटिक वर्ड बंद हो जाएगा। तो हमने कोड लिख करके कंप्यूटर से कोई काम करवाया कि नहीं अपनी जरूरत के हिसाब से, हाँ कि ना? तो नोटपैड का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं वो समझ में आ रहा है। नोटपैड, अब चूंकि आप लोग का पहला ही दूसरा क्लास है तो मैं अभी क्या बोलूं, लेकिन पूरा का पूरा आप सॉफ्टवेयर बना सकते हो नोटपैड में, लेकिन जितना आपको कोडिंग आता हो उसके हिसाब से ना। अब अभी हम पाइथन तो नहीं सिखाने लगेंगे, अभी आपको हम HTML जावास्क्रिप्ट तो नहीं सिखाने लगेंगे, वो बिल्कुल ऊपर ऊपर निकलेगा। लेकिन हाँ इतना समझ लो कि जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, अगर 1-2 का नाम आप जानते हो, C++, जावा, पाइथन, कोबोल, फोर्ट्रॉन, रूबी, जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, गो, आर, सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड हम कहाँ लिख सकते, नोटपैड में लिख सकते। चलो एक और मैं लिख के दिखा देता हूं ताकि आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मान लो मेरा मैथ बहुत वीक है,
और कोई अगर घर में बच्चा ही है पूछ दे किसी नंबर का स्क्वायर हम कैसे बताएं उसको, हमें तो नहीं पता। तो क्या हम नोटपैड में कोड लिख करके उसे किसी भी नंबर का स्क्वायर तुरंत बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? हाँ बिल्कुल बता सकते, नोटपैड में ही लिख के बता सकते। लिखना सीख लें। तो मान लो नोटपैड में एक नया फाइल बनानी है, तो कहाँ जाएंगे हम? फाइल पे, कहाँ जाएंगे? न्यू पे। आगे अब देखो, इस बार हम एक कोड लिखने जा रहे हैं। हो सकता है आपके कंप्यूटर पे कोड रन नहीं करेगा। क्यों नहीं रन करेगा? क्योंकि हम जो कोड लिखने जा रहे हैं वो सबसे इजी और सबसे पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड लिखने जा रहे हैं, जिसका नाम है पाइथन। क्या नाम है? पाइथन या पाइथन, जो भी इसको प्रोनाउंस करोगे। तो पाइथन आज के डेट में एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हर जगह इस्तेमाल होता है। कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जहां पाइथन का यूज नहीं होता है। जैसे आप लोग नाम सुने होंगे साइबर सिक्योरिटी का, आप लोग नाम सुने होंगे वेबसाइट डेवलपमेंट का, आप लोग नाम सुने होंगे डेटा साइंस का। इन सारे फील्ड में किसका इस्तेमाल होता है? पाइथन का इस्तेमाल। आपने नाम सुना होगा ऑटोमेशन का। हर जगह किसका इस्तेमाल हो रहा है? अगर आप टॉप 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी सर्च करोगे अभी, तो नंबर 1 पे क्या दिखेगा आपको? पाइथन दिखेगा, या कभी कभी जावास्क्रिप्ट दिख सकता है। तो इन्हीं दोनों में मेन फाइट है। तो फिलहाल क्या करने जा रहा हूं मैं, एक पाइथन का छोटा सा कोड, मात्र 2-3 लाइन का एक कोड लिखेंगे, और वो कोड क्या करेगा? हमसे एक नंबर पूछेगा और उस नंबर का हमें क्या दे देगा? स्क्वायर दे देगा। क्या वाकई ये पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल। तो सबसे पहले हम यहां पे लिखते हैं नम। अब नम क्या है? अच्छा एक बात बताओ, मुझे अगर अभी पानी पीना है तो पानी पीने के लिए क्या चाहिए? एक बॉटल चाहिए, एक ग्लास चाहिए ना, कुछ मतलब एक कंटेनर चाहिए जिसमें हम पानी को कंटेन कर सकते, रख सकते, होल्ड कर सकते। तो उसी तरीके से जब आप कोड लिखते हो और आपको कोई भी वैल्यू कंटेन करना हो, होल्ड करना हो, तो इसके लिए जो आप कंटेनर यूज करते हैं उसको बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? याद रहेगा। तो नम यहां क्या है? वेरिएबल है। तो नम वेरिएबल के अंदर हम कुछ रखने जा रहे हैं। क्या रखने जा रहे हैं वही बात हम लिखेंगे यहां पे। तो यहां हम लिखेंगे इंट, और उसके बाद मैंने लिखा इनपुट एंटर अ नंबर। क्या लिखा हमने? लगा रहा है उसमें ना, तो लगा दो ना। तो क्या एंटर अ नंबर। अब इसके बाद क्या करना है मुझे? हाँ बढ़िया। अभी इसके ज्यादा तह में नहीं जाओ, लेकिन चलो जब पूछी तो मैं बता दूं। एक फंक्शन है। क्या है? एक फंक्शन है। अब फंक्शन क्या होता है? तो फंक्शन होता है ब्लॉक ऑफ कोड। फंक्शन क्या होता है? ब्लॉक ऑफ कोड। मतलब कि अगर मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड के जगह पे एक सिंगल वर्ड या एक सिंगल नेम को जो यूज करते हैं, वो सिंगल वर्ड या सिंगल नेम क्या है? फंक्शन कहलाता है। तो फंक्शन किसे कहते हैं? ब्लॉक ऑफ कोड को। अब इंट एक फंक्शन है जो किसी भी तरह के इनपुट किए गए वैल्यू को इंटीजर में बदल देता है। इंटीजर किसे कहते हैं? लाइक 0 to 9 जो भी वैल्यू है, ऐसे जितने भी नंबर्स बनेंगे वो सब क्या है? इंटीजर। हाँ ये याद रखना पड़ता, लेकिन रटना नहीं पड़ता है, बिकॉज आपको हर कोड में इस बात लिखनी है, इसलिए वो याद हो जाता है। और इनपुट का मतलब ये हो गया कि ये आप कह रहे हो यूजर को कि एक वैल्यू आप डालो। इनपुट क्या कह रहा है? कि आप एक वैल्यू डालो। और इंट क्या कह रहा है? कि आप जो वैल्यू डालिएगा उसको हम किस में बदल देंगे? इंटीजर में बदल देंगे। और इंटीजर में बदलने के बाद उसको कहां रख देंगे? नम नाम के एक बकेट में रख देंगे। अब बकेट हम आम बोलचाल में कह रहे हैं, टेक्निकल भाषा में इसको क्या बोलेंगे? वेरिएबल बोलेंगे। तो इस पूरे लाइन का मतलब यह है कि एक स्क्रीन पे मैसेज आएगा इंटर अ नंबर, और ये नंबर कौन पूछने का काम कर रहा है? इनपुट। इनपुट भी एक फंक्शन है। और इंट क्या कर रहा है कि इनपुट जो हमसे वैल्यू इनपुट करवा रहा है उसको किस में बदलेगा? इंटीजर में बदल देगा। और बदलने के बाद जो वैल्यू आ रहा है उसको कहां रख देगा? नम में रख देगा। इतना मतलब समझ में आ रहा है आपको? पक्का? ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूं कि इसका स्क्वायर प्रिंट कर दो। कैसा रहेगा? बढ़िया। तो हम यहां पे स्क्वायर ऑफ नंबर एक और बकेट बनाए। बकेट बोले तो एक और वेरिएबल बनाए। और यहां क्या लिखा हमने? नम इंटू नम। नम इंटू नम। इसका क्या मतलब हुआ? नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा मुझे?
स्क्वायर मिल जाएगा। मुझे स्क्वायर निकालना तो नहीं आता है बट उसका लॉजिक पता था, सो मैंने लिख दिया। नहीं, वो समझेगा थोड़ी ना, उसको हमें समझाना पड़ेगा अपने लॉजिक को लिख करके। इसे खुद कुछ नहीं आ रहा है, ये हमारे लॉजिक पे काम करेगा। समझ लो कि एक ओबीडियंट सर्वेंट है जिसको जितना हम लिख के देंगे या जितना क्लियर लिख के देंगे उतना आसानी से वो समझ के उतना जल्दी हमारा काम करेगा। सीधी सी बात। एक ओबीडियंट सर्वेंट है बट इसके पास आईक्यू नहीं है, खुद से कुछ नहीं करेगा। हम जो लिख के देंगे उसके हिसाब से ये काम करेगा और हमें रिजल्ट देगा। तो हमने लिखा SON इक्वल टू नम इंटू नम। अब ये पता है, हमने पहले दिन भी आपको बताया था एक चीज, याद होगा शायद, कि कंप्यूटर अपना काम कितने फेज में करता है? 3 फेज में करता है। सबसे पहला क्या करता है? वो इनपुट लेता है। क्या करता है? वो इनपुट लेता है। फिर क्या करता है? प्रोसेस करता है। फिर क्या करता है? आउटपुट देता है। 3 फेज में अपना काम करेगा। तो ये वाली जो लाइन मैंने लिखा है वो किसके लिए लिखा है पता है? इनपुट के लिए। ये क्या था? इनपुट स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट किसके लिए है? इनपुट के लिए, यूजर से वैल्यू गेट करने के लिए। अच्छा, ये वाला जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है, अब आप लोग के दिमाग में एक सवाल आना चाहिए था लेकिन कोई पूछ नहीं रहा है कि ये ऐसा क्यों लिख रहे हैं, हैश दे के क्यों लिख रहे हैं। हैश दे के लिखने का मतलब ये है कि ये सिर्फ मैं पढ़ पाऊं, ये सिर्फ मैं पढ़ पाऊं, कंप्यूटर इसको नहीं ना पढ़ पाए। कंप्यूटर पढ़ेगा तो इसको एरर समझेगा, हमारी भूल समझेगा, गलती समझेगा। समझ में आ रही बात? तो हम इसको क्या कह रहे हैं? इसको कंप्यूटर की भाषा में बोला जाता है कमेंट। क्या बोलते हैं? कमेंट। कमेंट अगर हमने लिखना है तो कमेंट लिखना क्यों है? तो कमेंट इसलिए लिखना है ताकि मैं खुद को समझने के लिए या दूसरे प्रोग्रामर्स को समझाने के लिए यह स्टेटमेंट लिख रहा हूं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि कंप्यूटर इस स्टेटमेंट को ना पढ़े, ना समझे, इसलिए मैं इसे एज अ कमेंट लिख रहा हूं। तो इसे क्या लिख सकता हूं मैं? प्रोसेस। ये स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है? प्रोसेसिंग की। बिकॉज ये क्या कर रहा है? प्रोसेस ही तो कर रहा है, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा है। अब मैं क्या चाहूंगा कि हमें स्क्रीन पे रिजल्ट दे दे, तो रिजल्ट के लिए हम क्या बोलेंगे? प्रिंट कर दो, छाप दो। छापने की अंग्रेजी क्या होती है? प्रिंट। तो प्रिंट भी एक फंक्शन है। अब क्या मैं बोलूंगा इसे कि भाई तू प्रिंट कर दे, तो हम क्या लिखेंगे? स्क्वायर ऑफ। अब हम यहां पे नंबर डालना चाह रहे हैं तो स्क्वायर ऑफ के बाद लिखेंगे नंबर, स्क्वायर ऑफ नंबर। तो यहां नंबर के जगह पे वो वैल्यू आ जाएगा जो नंबर के अंदर रखा गया है। मान लो किसी ने 88 डाला तो यहां नम के जगह पे वैल्यू क्या आ जाएगा? 88 आ जाएगा। स्क्वायर ऑफ नम इज, और जो स्क्वायर है वो किस में है? SON में। तो मैंने यहां पे प्रिंट नाम के फंक्शन को पहला आर्गुमेंट दिया कि ये मैसेज प्रिंट करो, स्क्वायर ऑफ। उसके बाद इसको बोला कि नंबर के अंदर जो वैल्यू है वो प्रिंट कर दो। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? स्क्वायर ऑफ, मान लो मैंने 18 डाला तो क्या आएगा? स्क्वायर ऑफ 18 इज। एक चीज गौर कर रहे होगे कि कुछ चीजों को मैंने डबल कोट्स के अंदर रखा है, कुछ चीजों को डबल कोट्स के अंदर नहीं रखा है। इसका ये मतलब कि ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है जिसके बारे में ऑलरेडी मैं इसको बता रखा हूं कि ये क्या है, और इसके बारे में मैंने इसको कहीं पहले जिक्र किया है? बताओ तो। नहीं। तो जिसके बारे में मैंने पहले कोई जिक्र नहीं किया वो वेरिएबल नहीं है, वो क्या है? एक स्ट्रिंग है। क्या है? स्ट्रिंग है। और स्ट्रिंग को किस में रखना है? डबल कोट्स के अंदर रखना है। ये कोड हमारा कंप्लीट हो गया। 3 लाइन का कोड हमने लिखा, इसको 2 लाइन में भी लिख सकता था, लेकिन और इजीली आप लोग समझ सको इसलिए मैंने 2 को 3 में कन्वर्ट किया। चाहो तो 1 लाइन में भी लिख सकते हो, लेकिन वो और थोड़ा समझना मुश्किल होगा। अब इसे मैं क्या करता हूं? सेव करता हूं। अब जब सेव करेंगे तो यहां पहली चीज क्या सिखाया आपको? ऑल फाइल लीजिए। बहुत अच्छे। और फाइल का नाम कुछ भी दीजिए, लेकिन हम क्या दे रहे हैं? स्क्वायर ऑफ नंबर। रेलिवेंट रहेगा। और लेकिन एक्सटेंशन क्या देंगे पता है? ना 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 .py। .py क्या लिखेंगे? क्योंकि मैंने पहले ही तो बोला था कि मैं सबसे पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक कोड छोटा सा लिख के दिखा रहा हूं जिसका नाम क्या है? पाइथन। तो पाइथन का जो फाइल होगा उसका एक्सटेंशन क्या होगा? .py। कहीं कोई फाइल आपको दिखाई दे और लास्ट में .py है तो समझ लो कि पाइथन का कोड है।
अगर डॉट बैट दिख जाए तो समझ लो कि बैच फाइल है। अगर डॉट exe दिख जाए तो समझ लो कि कोई विंडोज पे चलने वाला सॉफ्टवेयर है। अगर कहीं डॉट XLS दिख जाए तो समझ लो एक्सेल का फाइल है। डॉट JPG से दिख जाए तो समझ लो इसमें कोई पिक्चर होगा किसी का। तो एक्सटेंशन को देख के आप पता कर सकते हो कि इसमें क्या कंटेंट है, किस तरह के इस पैकेट के अंदर कंटेंट होगा, ये पता चलेगा आपको, है ना। क्या करते हैं, यहां से सेव कर लेते हैं। कर लिया जाए, क्या समझ में आ रहा है? अब इसे मुझे रन करना है। किसे? तो यहां से रन होगा क्या? नहीं, यहां आप कोड लिख सकते हो सर, क्योंकि एडिटर है ये, आईडी ही नहीं है। अगर आईडी ही होता तो आप कोड भी लिख सकते थे और रन भी करवा सकते थे। आईडी का फायदा ये होता, लेकिन ये सिर्फ क्या है, एडिटर है। अब इसको रन करवाना है। कैसे रन करोगे? डबल क्लिक करके, जैसे हमने इसको बैच फाइल को किया था। नो, आप बैच फाइल को डबल क्लिक करके रन कर सकते हो, लेकिन इसे आप डबल क्लिक करके रन नहीं कर सकते। फिलहाल ये रन कर गया, चलो अच्छी बात है। लेकिन इसको रन करने का हम दूसरा तरीका बताते हैं जो हर जगह काम करेगा। मेरे सिस्टम पे बहुत कुछ सेटिंग ऑलरेडी करा हुआ रहता है, लेकिन अगर सेम तरीके से दूसरे पे जाओगे तो आप फंस जाओगे। तो मैं तरीका बता देता हूं आपको। यहां जाओ कहीं भी और शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करना, और राइट क्लिक करने के बाद आप यहां पे कर लोगे CMD को ओपन कर लेना है। क्या ओपन करना है? CMD ओपन कर लेना है। तो कहीं CMD आपको दिख रहा है? यहां पे नहीं दिख रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं। आप यहां किसी भी फोल्डर को खोल लेना डेस्कटॉप पे, इतना तो कर सकते हैं। हाँ, अब यहां से एक स्टेप बैक जाना। हम कहां आ गए? डेस्कटॉप पे आ गए। यहां आने के बाद आपको बस लिखना है CMD। क्या लिखना है? अब आपको यहाँ CMD मतलब डेस्कटॉप पे आप कमांड प्रॉम्प्ट को खोल लिए। यहाँ भी डेस्कटॉप दिख रहा है, ये एरिया क्या है? डेस्कटॉप का है। अब आपको बस एक कमांड डालना है यहाँ पे, पाइथन, और इस फाइल का नाम, इस फाइल का नाम क्या है? son.py। अब आपसे क्या पूछ रहा है? इंटर अ नंबर। अब आप एज अ नंबर क्या डाल दें? मान लो 12 डाल देता हूँ या 13 डाल देता हूँ। तो क्या बताया? स्क्वायर ऑफ 13 इज, अब मान लो फिर से मैं डाल रहा हूँ 25, क्या बताएगा? स्क्वायर ऑफ। तो बताओ, एक छोटा सा कोड लिख करके हम लोग अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। ये पावर किसका था? नोटपैड का। अभी मैं कोडिंग नहीं सीख रहा हूं, बस मैं नोटपैड का कुछ यूज केस बता रहा हूं कि क्या क्या कर सकते हो। चलेगा? चलो कुछ और यूज केस सिखा रहा हूं आपको। यहां भी आप डबल क्लिक करके रन करके देख लो कि इसका क्या आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कुछ समझ में आया? क्या समझ में आया? मैंने यहां से रन तो किया, लेकिन मुझे आउटपुट दिख कहां रहा है? तो आप उस तरीके से चेक कीजिएगा रिजल्ट जो मैंने अभी बताया। नहीं, डायरेक्ट नहीं करना। कैसे खोले थे? देखो, सबसे पहली बात, आप कि कोई भी एक फोल्डर खोल लेना जो डेस्कटॉप पे दिख रहा है। कई तरीके हैं, लेकिन जो सबसे आसान मुझे भी लग रहा है वो मैं बता रहा हूं। यहां जाकर के एक स्टेप बैक चले जाना। तो देखो, ये यहां बैक का ऑप्शन दिख रहा है। अब देखो यहां क्या आ गए हम लोग, और फाइल हमारा डेस्कटॉप पे सेव था। यहां क्लिक करना, कहां? यहां कहीं भी क्लिक करना, हट करके थोड़ा यहां पे। यहां क्या लिखना? CMD। क्या लिखना है यहां पे? और क्या करना है? कमांड प्रॉम्प्ट। बताएंगे, नेक्स्ट टॉपिक वही है, पढ़ना भी। चलो ऐसे दिखा भी देता हूं CMD क्या है। CMD ऑपरेटिंग सिस्टम का एक नाम है। CMD क्या है? कमांड प्रॉम्प्ट एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। शायद इसमें नहीं है मेंशन, लेकिन जो सिलेबस आप लोग का है ना, उसमें वो चीज़ें हैं जिसमें हम विंडोज़ पढ़ते हैं और डॉस के बारे में पढ़ते हैं। इसमें कहीं मेंशन नहीं किया हूँ मैं ना, नहीं इसमें नहीं किया हूँ, लेकिन हम लोग डॉस पढ़ेंगे। शायद इसमें ऊपर कहीं है, हाँ विंडोज़ और लिनक्स लिखा हूँ, डॉस नहीं लिखा हूँ। चलो लिख ही देता हूँ। साथ में क्या पढ़ लेंगे हम लोग? डॉस। डॉस को बोला जाता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यहां आ गए, यहां क्या लिखेंगे हम? CMD। ऐसे भी समझ लो कि कंप्यूटर से जब हमें इंटरेक्ट करना हो तो इसके लिए हमें एक इंटरफेस चाहिए। इंटरफेस क्या होता है? तो फेस थ्रू विच वी कैन एबल टू इंटरेक्ट विद द सिस्टम। वो फेस जिसके थ्रू हम कंप्यूटर से इंटरेक्ट करते हैं, वो फेस क्या कहलाता है? इंटरफेस कहलाता है।
अब कंप्यूटर हमें दो तरह का इंटरफेस फैसिलिटेट करता है, मतलब दो तरह का इंटरफेस हमें प्रोवाइड करता है। पहला CUI, दूसरा GUI। मतलब अगर कंप्यूटर से कोई भी काम करवाना है तो हम या तो CUI मोड में काम करवा सकते या GUI मोड में काम करवा सकते। अब जैसे मान लो ना, आपको मैं बोलूं कि आप एक फोल्डर बनाओ, फोल्डर समझते हो ना, फोल्डर इज जस्ट लाइक अ बैग। तो आप फोल्डर बनाने के लिए क्या करोगे, कहीं भी राइट क्लिक किए, न्यू पे गए, फोल्डर पे क्लिक किया, एक फोल्डर बना दिया आपने, है ना, एक फोल्डर बना दिया। लेकिन ये किस मोड में आपने बनाया, GUI मोड में बनाया। अगर यही काम मान लो आपको किस मोड में करना होता, CUI मोड में करना होता। चलो मैं हाफ ऑफ स्क्रीन पे इसको लेकर के आ गया और यहां मैं CMD लिखा, कमांड प्रॉम्प्ट खुला। अगर मुझे यही फोल्डर बनाना है लेकिन एक साथ 2-4 फोल्डर बना देना है, क्या हम GUI मोड में बना सकते, नहीं पॉसिबल है। लेकिन CUI मोड में बिल्कुल पॉसिबल है। आप लिखोगे MD का मतलब होता है मेक डायरेक्टरी, और हमने मान लो न्यू ईयर यही बनाना चाहा। अब देखो डेस्कटॉप पे न्यू ईयर के नाम से एक फोल्डर बन गया। तो यही काम मैंने किस मोड में अभी करा, CUI मोड में। क्या बोलते हैं इसको, CUI, मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। तो तुम्हारा सवाल यही था ना कि डेस्कटॉप तक कैसे पहुंचेंगे रन करवाने के लिए, एक बार बता दूं मैं। तो कोई भी डेस्कटॉप का एक फोल्डर खोल लेना, एक स्टेप बैक चली जाना, यहां जाके CMD लिख लेना, तो इसे एक CUI इंटरफेस मिल जाएगा आपको। इस जगह पे आकर के आपको क्या लिखना है, पाइथन लिखना है और फाइल का नाम, तो फाइल का नाम क्या था, son.py। एंटर करेंगे तो क्या पूछ रहा है आपसे, इंटर नंबर, कोई एक नंबर डाल देना है यहाँ पे, मान लो 24। क्या बता रहा है, तो रन कराना सीख लिया हम लोग। हाँ बिल्कुल, रन करना हमने सीख लिया। चलो आगे बढ़े। कहाँ भटक रहा है लोग, सर इसका चाबी गुम हुआ था, तब से खोज रहा है चाबी, अभी ऑफिस में मिला रखा होगा। चलो तो हमने नोटपैड में कोड लिखना सीखा। नोटपैड का यूज आप एक और पर्पज से कर सकते हो। मान लो कि आपको एक रीजनिंग का बुक बनाना है या मैथ्स का एक बुक बनाना है, अलग अलग आप वेब पोर्टल से जाकर के कंटेंट उठा करके ला रहे हो, तो उस कंटेंट का कुछ फॉर्मेटिंग है। अब उस फॉर्मेटिंग को अगर आप MS वर्ड में लेकर के आओगे ना, तो बहुत अजीबो गरीब रहेगा, वो फॉर्मेटिंग वहाँ से ऑटो रिमूव नहीं होगा। ध्यान से समझना। अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे मैथ क्वेश्चंस ऐसा कुछ लिखा और यहाँ से कुछ क्वेश्चंस उठा लेता हूँ मैं। मान लो कि मैथ का ही एक बुक हमें बनाना है, 8 क्लास है, फलाना क्लास, कोई भी चलो हटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो इसी पूरे कोड को हमें वहां लेकर के जाना है, सही है। कॉपी करता हूं मैं और MS वर्ड में आता हूं। ध्यान से समझना बात को। कंट्रोल N करता हूं, कंट्रोल V करता हूं। अब देखो यहाँ कंटेंट कुछ अलग तरीके से आ रहा है। इस पे अभी सारी फॉर्मेटिंग अप्लाई है, देख रहे हो यहाँ पे फॉर्मेटिंग रखना है कि नहीं रखना है, बहुत सारी ये चीज़ें पूछेगा। अब ये सारा बुलेट्स वगैरह सब है, मैं चाहता हूँ ये फॉर्मेट्स वगैरह कुछ नहीं आए, वो सब कुछ रिमूव हो जाए, मुझे सिर्फ कंटेंट चाहिए। तो कैसे करेंगे, कुछ ज़्यादा नहीं करने की ज़रूरत। आप नोटपैड खोलो, क्या खोलो, नोटपैड खोलो, यहाँ कंट्रोल भी मारो। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, नॉर्मल सिर्फ टेक्स्ट आ रहा है, बुलेट्स वगैरह कुछ आ रहा है, कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई हो रहा है या पूछ रहा है कि रखना है कि नहीं रखना है, नहीं। तो जब अलग अलग सोर्स से हम डेटा को ले करके आए तो उसको कहाँ लाना ज़्यादा सही रहेगा, नोटपैड में लेकर के आओ, सारा फॉर्मेटिंग इस पर अपने आप रिमूव हो जाएगा। तो ख़ासतौर से जब अलग अलग सोर्स से हम कंटेंट को उठाते हैं, कॉपी करते हैं, और हम चाहते हैं कि अलग अलग कंटेंट जो अलग अलग लोकेशन से उठाया गया है सबको कंपोज करके एक सिंगल हम लोग फाइल तैयार करें, तो उन सारे चीज़ों को पहले कहाँ लेकर के आओ, नोटपैड में। नोटपैड में लाओगे तो सारा फॉर्मेटिंग यहाँ से डिस्कार्ड हो गया। डिस्कार्ड समझ रहे हो, मतलब रिमूव हो चुका। अब उसको आप MS वर्ड में लेके आओ और उस पर जो फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से लगाना है लगाओगे। ये चीज़ जब हम MS वर्ड पढ़ाएंगे तो वहाँ एक पूरा बुक पब्लिशिंग आप लोग को सिखाएंगे, याद रखिएगा। तो वहाँ ये बातें फिर से एक बार रिवाइज होगी, जो मैं अभी बोल रहा हूँ बार बार, कि अलग अलग सोर्स से कंटेंट को उठा के लाएंगे, लेकिन पहले कहाँ लाएंगे,
नोटपैड में यहां से सारा उसका फॉर्मेटिंग डिस्कार्ड होगा, देन आफ्टर इसको एमएस वर्ड में लाएंगे, वहां ला करके अपने हिसाब से हम अलग अलग इस पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे। तो उन केसेस में भी हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? नोटपैड का। अब चलो चलते चलते कुछ चीजें और सीखते हैं। अगर आप लोग जिस कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, या मान लो आप लोग कोई इन फ्यूचर कंप्यूटर बाई करने जाओगे, कोई लैपटॉप बाई करने जाओगे, आपको देखना है कि आप जो कंप्यूटर बाई कर रहे हो या आपके जो ओन कर रहे हो उसका क्या कॉन्फ़िगरेशन है। सपोज सबको पता है आप लोग एडीसीए कर रहे हो, और आपसे कोई पूछ दे कि आप जो कंप्यूटर ओन कर रहे हो उसका क्या कॉन्फ़िगरेशन है, तो क्या बताओगे? नहीं बताओगे तो बेइज्जती है या नहीं? बताना चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है कि आपके सिस्टम में कौन कौन से हार्डवेयर लगे हुए हैं और उसका क्या साइज है, क्या उसका साइज है, ये आप बताओगे। तो क्या बता रहे हो आप? अपने सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन बता रहे हो। तो अपने सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन कैसे देखोगे बच्चा? देखने के लिए आपको टास्क मैनेजर, विंडोज क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ऑपरेटिंग सिस्टम के पास समझ लो कि एक एम्प्लॉय है जिसका नाम क्या है? टास्क मैनेजर। क्या नाम है? टास्क मैनेजर। अब टास्क मैनेजर को क्या बोले तो आएगा दौड़ के मेरे पास, मतलब मुझे अभी टास्क मैनेजर को क्या करना है? ओपन करना है। तो टास्क मैनेजर को कॉल करने के लिए, बुलाने के लिए, आई मीन ओपन करने के लिए क्या शॉर्टकट होता है? तो एक कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट एस्केप। क्या है? कंट्रोल शिफ्ट एस्केप। क्या खुला? टास्क मैनेजर। कंट्रोल शिफ्ट के साथ जब एस्केप बटन को दबाएंगे तो क्या ओपन हो रहा है? टास्क मैनेजर बना खुला रहेगा, कोई छुट्टी नहीं, अपने टाइम पे एज यूजुअल आना। सर मॉर्निंग में कुछ दिन आ सकते हैं? सब लोग, 2 ही लोग आज 11 बजे टाइम है। तो क्या ओपन हुआ? टास्क मैनेजर। कैसे ओपन हुआ? कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप बटन को दबा करके। अब यहां से बहुत कुछ पता चल रहा है, पता है? चलो केयरफुली हम लोग अब ऑब्जर्व करते हैं एक चीजों को। हमारे कंप्यूटर में जो सीपीयू लगा हुआ है उसका कितना % यूज हो रहा है? 35। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? सीपीयू को ही तो कहते हैं। सीपीयू का कितना % यूज हो रहा है? मतलब इस कंप्यूटर के ब्रेन का कितना % इस्तेमाल कर रहा है ये अभी? अपने ब्रेन का 32% यूज कर रहा है। मेमोरी का कितना यूज कर रहा है? 32%। डिस्क का, डिस्क बोले तो हार्ड डिस्क, जहां डेटा हमारा पड़ा रहता है, कितना % यूज हो रहा है? ये नेटवर्क का कितना % यूज हो रहा है? ये सारी चीजें यहाँ बता रहा है। कौन कौन से सॉफ्टवेयर अभी चल रहा है यहां से भी मैं देख सकता हूं। नहीं, अभी करंटली हमारे कंप्यूटर में कौन कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन है? नोटपैड है, टास्क मैनेजर है, ये सब कुछ है, गूगल क्रोम है, रिकॉर्डर है, बहुत कुछ है ना। अब आते हैं मेन क्वेश्चन हमारा था कि हमारे सिस्टम में जब कोई पूछे कि आपके सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो 3 चीजें आपको बताना है। सीपीयू कौन सा है, रैम कितने साइज का है, हार्ड डिस्क कितने साइज का लगा हुआ है, 3 चीज आपको बताना है कॉन्फ़िगरेशन के रूप में। क्या क्या? सीपीयू, रैम और हार्ड डिस्क। अब ये तीनों के बारे में हमें कहाँ दिख जाएगा? परफॉर्मेंस में जाएंगे, सबसे पहले क्या दिखा यहाँ पे? सीपीयू। अब सीपीयू कौन सा लगा हुआ है? i5 लगा हुआ है। जनरली 2 कंपनी है वर्ल्ड वाइड जो कंप्यूटर के लिए सीपीयू या प्रोसेसर बनाती है। एक का नाम है इंटेल, दूसरे का नाम है AMD। क्या? इंटेल और AMD। तो ये किसका प्रोसेसर लगा हुआ है? इंटेल का कि AMD का? इंटेल का प्रोसेसर लगा हुआ है। कौन सा? तो i5 है। और i5 का कौन सा जनरेशन अगर है, कोई भी ये भी पूछ दे, तो जो पहला लेटर है उसको देख के बता देना है। तो पहला लेटर यहाँ पे क्या है? फर्स्ट डिजिट यहाँ पे 3 है, तो फर्स्ट डिजिट अगर 3 है तो क्या बोलेंगे? 3rd जनरेशन। क्या बोलेंगे? अगर यहाँ पे 8 होता तो क्या बोलते हैं? 8th जनरेशन। और ये सीपीयू का स्पीड होता है, जिसे क्लॉक स्पीड भी बोलते हैं। क्या है? 2.60 गीगाहर्ट्ज का, है ना। इसके स्पीड को गीगाहर्ट्ज में मेजर किया जाता है।
अब आओ आगे बढ़े। मेमोरी, रैम कितना जीबी का लगा हुआ है आप लोग भी सुने होंगे, आपके मोबाइल में कितना जीबी का रैम है, नहीं? तो उसी तरीके से हमारे सिस्टम में रैम कितने जीबी का लगा हुआ है? 16 जीबी का रैम लगा हुआ है। अब अगर मान लो कि हमें रैम बढ़ाना होगा तो हम दुकानदार से बोले कि हमें रैम चाहिए, तो पूछेगा कौन सा रैम चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा वहां पे? मुझे DDR3 रैम चाहिए। तो ये सारा इंफॉर्मेशन कहाँ से मुझे मिल पा रहा है? टास्क मैनेजर से मिल पा रहा है, नहीं? हाँ, तो बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है इसका। आगे बढ़े। अब हम हार्ड डिस्क के ऊपर बात कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और देख सकता हूं मैं कि इसमें कितना रैम लगा हुआ है? 2 रैम लगा हुआ है, 2 रैम स्टिक लगा हुआ है, और दोनों स्लॉट अभी यूज्ड है, फ्री एक भी नहीं है। मतलब एडिशनल अगर कोई लगाना चाहे तो अभी पॉसिबल नहीं है, वो भी आप यहां से देख सकते हो। इसमें आप ये देख सकते हो कि हार्ड डिस्क किस कंपनी का लगा हुआ है, क्या कैपेसिटी है उसकी, क्या टाइप है उसका, तो ये सारा डिटेल मिल गया मुझे। तो कॉन्फ़िगरेशन में ये 3 ही चीज आपको मेनली बताना है। क्या क्या? CPU, मेमोरी और, तो देख सकते हैं या नहीं? चलो अब चलते चलते एक हम लोग इम्पॉर्टेंट और काम करते हैं। अच्छा, कितना बढ़िया रहेगा कि ये सब कुछ यहां से गायब हो जाए और कोई भी बटन काम ना करे। अच्छा रहेगा क्या? नहीं, अच्छा तो नहीं रहेगा, लेकिन अगर कभी ऐसा फेस करना पड़े तो उसको ठीक करना कम से कम आना चाहिए। तो अभी हम लोग प्रॉब्लम क्रिएट पहले करते हैं, फिर हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग पहला ट्रबल शूटिंग भी शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम टास्क मैनेजर पे ही रहेंगे वापस, और इसमें एक ऑप्शन दिखेगा आपको, विंडोज एक्सप्लोरर। क्या दिखेगा? अगर नहीं दिखे तो आप यहां इसका कान पकड़ो, नीचे खींच करके ला, और इधर कहीं भी दिखे लास्ट में विंडोज एक्सप्लोरर तो वहां तक चले जाना। मेरे में ऊपर ही दिख रहा है, इसलिए मैं यहां से इस पे जाकर के क्या करने वाला हूं? इंड टास्क। क्या करने वाला हूं? इंड टास्क कर लूं। जैसे ही मैंने इंड टास्क करा, अब इसको बंद कर लो। अब बिल्कुल सब कुछ गायब, कुछ भी नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है? नहीं। इवन कि देखो विंडोज आर में प्रेस कर रहा हूं, नहीं खुलेगा। विंडोज आर प्रेस कर रहा हूं, खुल रहा है क्या? नहीं। रन भी नहीं ओपन हो रहा है। मतलब सारा कीज काम करना बंद, सारा आइकन डिसअपीयर, सब गायब। इस सिचुएशन को बोलते हैं कि हमारा डेस्कटॉप क्या हो गया? डिसेबल हो गया है। क्या हो गया है? डेस्कटॉप हमारा डिसेबल हो गया है। अब डेस्कटॉप को हम फिर से कैसे इनेबल करेंगे? तो इसके लिए फिर कहां जाना पड़ेगा? वहीं जहां से हम बंद किए थे। कहां से बंद किए थे? तो टास्क मैनेजर को बुलाने का क्या शॉर्टकट था? कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप। वही एक बटन काम करेगा इस सिचुएशन में। कंट्रोल शिफ्ट एस्केप, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप। अब जैसे ही ये टास्क मैनेजर ओपन हुआ, इसमें एक ऑप्शन दिखेगा आपको फाइल, इसमें एक ऑप्शन दिखेगा रन न्यू टास्क। यहां जाकर के टाइप कर देना है आपको एक्सप्लोरर। क्या टाइप कर देना है? स्पेलिंग देख लीजिए ध्यान से, EXPLORER, एक्सप्लोरर टाइप कर देना है। उसके बाद क्या करना है? जस्ट ओके पे क्लिक कर देना है। अब देखो फिर से सारा कुछ वापस आ गया। तो ये एक ट्रबल शूटिंग था। बहुत लोग इसी में बहुत फंस जाते हैं कि क्या गड़बड़ हो गया। अगर डेस्कटॉप डिसेबल हो जाएगा तो क्या हम कोई काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं। नोटपैड में और क्या बोल रही थी कि नहीं काम कर रहा था, बोलो, वो भी बता के ओवर करें। क्या नहीं कर रहा था? लॉग वाला नहीं कर रहा था, शटडाउन वाला नहीं कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था? बताओ जल्दी जल्दी। हो गया था सबका? नहीं, शुरू में कुछ बोल रही थी कोई। शटडाउन बता दिए, शटडाउन वाला लॉग वाला बता दिए हैं। लॉग वाले के लिए कुछ नहीं करना है। डॉट और लॉग जो लिखना है वो ब्लॉक लेटर में लिखना है, मतलब कैपिटल लेटर में लिखना है। तो हाँ, तो नहीं छोड़ना है ना, स्पेस नहीं छोड़ना है, अब कैपिटल लेटर में ही लिखना है अगर लॉग फाइल बनाना है तो। और यहाँ क्या करेंगे हम? सेव कर लें। और चलो सेव करते वक्त नाम TXT रहने देते हैं, और माई DIR मतलब माई डायरी के नाम से सेव कर लूँ। चलो, तो माई डायरी के नाम से ये फाइल सेव हो गया हमारा। अब अगर नेक्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो इसमें क्या आएगा? डेट और टाइम के साथ आएगा कि नहीं आएगा?
देख लूं ओपन करके, क्या फाइल का नाम था, mydir। देखो डेट और टाइम आने लगा, मतलब लॉग फाइल बन गया हमारा। अच्छा, और क्या बोला था आप लोग को, कुछ और बेसिक काम है जो आपको आना चाहिए, जैसे शटडाउन का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है, मैंने खुद कई दफा यूज किया है इस चीज को, कि ऑफिस में कुछ अपडेट्स चल रहा है, अभी टाइम लगेगा, ऑलरेडी 10 बज चुका है, अगर उतना टाइम देंगे तो 12 बजे तक यहीं पे वेट करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में क्या लगा के चले जाते हैं, टाइमर लगा के चले जाते हैं, क्या कि अगर 2 घंटे का रिमेनिंग टाइम है तो 3 घंटे के बाद मशीन बंद हो जाए। कैसा रहेगा, बढ़िया। तो हमें उसके लिए वेट भी नहीं करना पड़ा और न रात भर सिस्टम ही ऑन रखना पड़ा। तो कैसे, हम चाहते हैं कि इतने टाइम के बाद मशीन हमारा अपने आप क्या हो जाए, बंद हो जाए। तो इसके लिए भी हम एक कोड लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, नोट पैड, और यहां जाकर के क्या लिखना होगा, @echo। अब मैं भी गलती कर रहा हूं, स्मॉल में लिखना है। उसके बाद क्या करना है मुझे, अब मुझे एक कमांड लिखना है, शट डाउन -s, अगर शट डाउन करना है तो, और अगर रीस्टार्ट करना होगा तो क्या लिखेंगे, -r। रीस्टार्ट करना होगा तो -r, शट डाउन करना होगा तो -s। स्पेस फिर देंगे, यहाँ स्पेस कुछ लोग नहीं देते हो, गलती करते हो, स्पेस देना है। कुछ लोग यहाँ स्पेस दे देते हो, माइनस और एस के बीच, ये भी गलती नहीं करना है। स्पेस -t, और यहाँ टाइम जब भी दो तो सेकंड में दो। मान लो मुझे आधे घंटे बाद करना है सपोज, तो यहाँ टाइम क्या डालेंगे हम, 60 × 30, क्या करके देख आएगा, मतलब जो भी है, आप 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, बस ये समझ लो। अब आप उसको 60 से मल्टीप्लाई कर लो, उतना सेकंड डाल दो। अगर 1 घंटे बाद करना है तो कितना डालना पड़ेगा, शायद 3600 ना। तो जो भी है वो टाइम आप यहाँ डालो। मान लो मुझे 5 मिनट बाद करना है, या 2 मिनट बाद करना है, या 3 मिनट बाद करना है, तो हम क्या डाल सकते हैं, 120 डाल सकते हैं। अगर मान लो 2 मिनट बाद करना है तो कर सकते, हाँ बिल्कुल कर सकते। क्या कर दो, इसे सेव, और यहाँ पे क्या लेंगे हम, ऑल फाइल। यहाँ टेक्स्ट फाइल नहीं लेना है, ये गलती बिल्कुल नहीं करना। और इसका नाम क्या रखेंगे, इसका नाम रख देता हूं मैं fun.bat, fun.bat रख दूं। अब देखो fun.bat ये हो गया। अब अगर fun.bat कहीं दिखेगा तो बताना हमको, नहीं दिख रहा है दिखा। अब इसको हम लोग रन करते हैं, क्या आ रहा है कि 2 मिनट में बंद कर देंगे हम। हाँ सही में 2 मिनट में बंद कर देगा। उससे पहले वीडियो को सेव कर लें, या अभी बचा लूं मैं बंद होने से, अभी एक ऑप्शन है बचाने का, बचाना भी सिखा लें। तो देखो, अगर कभी गलती से मान लो कि मैंने ऐसा कर दिया, अब मुझे बाद में रियलाइज नहीं अभी नहीं ऐसा कर रहा है, तो आप इसको बचा भी सकते हो। शट डाउन -a लिख दो। -a मतलब होता है अबोर्ट, मतलब जो भी प्रोसेस चल रहा है उसको रोक दो, है ना। तो शट डाउन -a भी हमने देख लिया। हाँ बस एंटर। क्या कमांड लिखा हमने, शट डाउन, स्पेस देना है, -a लिखना है रन पे, और एंटर कर देना, दैट्स इट। अब हम इस वीडियो को क्या कर लें, सेव कर लें। चलो बाकी चीजें बाद में, इतना पहले करो तुम लोग।